अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हसाम दुरानी। उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज के दिन की अगर हम बात करते हैं तो आज पाकिस्तान का सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त मौसमी तब्दीलियों की वजह से या उस तगैर की वजह से तो एकदम जो बढ़ती हुई गर्मी है, जिसके बाइस जहां पे बाकी जो शहरी और तमाम तर पाकिस्तान के जो अवाम है वो परेशान है। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी की बात यह है कि पाकिस्तान में जो ज़राअत का शोबा जो है, जो कि रीढ़ की हड्डी की हैसियत पाकिस्तान के लिए रखता है, अब उसके लिए एक बुरी खबर आप कह लें या आप ये कह लें कि इस वक्त वो जो जिस सिचुएशन से गुजर रहा है वो है पानी की कमी। और पानी की कमी जो है इस वक्त काफी शिद्दत से जो है वो महसूस की जा रही है पाकिस्तान की नहरों के अंदर। क्योंकि पाकिस्तान का जो और पंजाब की अगर मैं बात करता हूं तो जो हमारा नहरी निज़ाम है वो पंजाब भर की जो ज़राअत है उसके लिए एक आप ये कह लें कि आब हयात का दर्जा रखता है। लेकिन गुज़िश्ता कई सालों से मतवातर जो दरियाओं में कमी, पानी की कमी की वजह से नहरों में भी पानी की कमी जो है वो हमें नजर आ रही है। और लेकिन उसका सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो टेल पे रहने वाले जो जिम्मेदार हैं या वो लोग जो कि बिल्कुल टेल पे रहते हैं। टेल का मकसद या टेल जो उस इलाके को या उस जगह को कहते हैं जहां पे आकर नहर तकरीबन खत्म हो चुकी होती है, यानी उसकी टेल है, उसकी दुम है। तो लेकिन इसके अलावा जो सेंटर की अगर मैं बात करता हूँ, जहां से नहर जो है तो गुजर रही होती है, उसका उस नहर की जो पूरी लंबाई है, अगर उसके हम सेंटर की भी बात करें तो अब भी नहर के अंदर इतनी मिकदार में पानी मौजूद ही नहीं होता कि वो अपनी पूरी कुव्वत के साथ पानी जो है वो नहरों में से खालों तक और खालों से जो है वो जमीन तक पहुंच सके। एक जमाने में अगर बात करते हैं तो जैसे मैं एक बतौर काश्तकार अगर मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो हमें फी एकड़ जो है 17 मिनट जो है वो पानी मिलता है। और 17 मिनट, एक जमाने में 17 मिनट के अंदर जो था वो हमारा 1 एकड़ जो था वो फिल हो जाता था। और सीसी या आप ये कह लें कि केनाल कल्टीवेशन जो एरिया है, जो कि जिसके मुताबिक जो है जो काश्तकार जो है वो अपना टैक्स जमा कराते हैं या मामला जमा करवाते हैं, वो उसके मुताबिक जो था जितने भी एरिया आपका सीसी या केनाल कल्टीवेशन के अंदर आता है उसके मुताबिक आपको टैक्स देना पड़ता था। लेकिन अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि मैं अगर अपनी बात करता हूं तो मेरे पास तकरीबन 7.5 घंटे पानी है। लेकिन उस 7.5 बाशमूल निगाल के उस 7.5 घंटों के अंदर अगर नहर पूरी भरी भी हो तो उसके बावजूद भी जो है पानी जो है मैं बामुश्किल जो है 3-3.5 एकड़ जो है वो भरता हूँ। यानी कि आप ये करें कि 3 से 3.5 एकड़ के करीब जो जमीन है वो ही मेरी सैराब होती है, बाकी जो है वो मुझे ट्यूबवेल के जरिए जो है सैराब करनी पड़ती है। ये तो उस जगह की सिचुएशन है जो कि मैं ऑलमोस्ट मेरी जमीन जो है वो नहर के मिड के अंदर शामिल है। लेकिन उन जो है अहबाब का या उन काश्तकारों का क्या बनता होगा जो कि बिल्कुल टेल पे रहते हैं, क्योंकि वहां तक पहुंचते पहुंचते पानी जो है वो उसकी मिकदार कम हो चुकी होती है। और इसके अलावा जो महकमा अनहार की जानब से भी बहुत सारी ऐसे कार्रवाइयां की जाती हैं जैसे कि जो बड़े जिम्मेदार हैं वो अपनी मनमानियां करते हैं। जो गांव के लोग जो होते हैं या पूरे का पूरा गांव जो होता है वो पूरे का पूरा मोगा जो है उसको तोड़ देता है, जिसकी वजह से पानी जो है वो ज्यादा जो है उनके इलाके के अंदर आ जाता है, उनके गांव की तरफ आ जाता है। और आगे जो रहने वाले लोग होते हैं उनको पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब ये जो सिचुएशन है, क्योंकि दरियाओं में भी पानी कम है, नहरों में भी पानी कम है, तो हुकूमत पाकिस्तान की जानब से कौन से ऐसे तरीके जो है उनको अख्तियार किया जा रहा है कि ये नहरों में पानी की कमी को पूरा किया जा सके, और महकमा अनहार इस मामले में क्या काम कर रहा है? क्योंकि आने वाले दिनों में जैसे जैसे आपको आपके सामने गर्मी बढ़ रही है और इन्हीं गर्मी के मौसम में जो है वो कपास की जो है फसल जो है वो चावल की फसल और जो गन्ने के जो सितंबर कास्ट जो लास्ट ईयर की जो सितंबर कास्ट थी या अक्टूबर की जो हमने काश्त की गई थी वो इस वक्त भरपूर तरीके से पानी मांगेगी। चावल और गन्ना आपको पता है कि वो फसलें जो कि पानी को जितना ज्यादा इसको मिलेगा उतना ही ज्यादा अच्छे तरीके से फ्लरिश होंगी, उनकी पैदावार बेहतर होगी। लेकिन अगर इनको पानी ही नहीं मिलेगा तो पैदावार क्या होगी? और इसके ये इन चीजों पे जो है आज के प्रोग्राम है वीकली तो पे डिस्कस करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि महकमा अनहार के जो अफसर हैं खासतौर पर टेल के इलाकों में रहने वाले, हम उनसे जो है अपना उनको अपने प्रोग्राम के अंदर लें और उनसे इस मसले के ऊपर डिस्कस करें। इसके साथ साथ दूसरा जो है वो भी पानी के ही आप कह सकते हैं मसला है, लेकिन ये पानी पीने वाला पानी नहीं है या काश्त का पानी नहीं है, ये वो पानी है जो कि समंदर का पानी है। और इसका जो रास्ता है आपने हुर्मुज़ है उसकी बंदिश के ऊपर बात हो रही है। एक पानी पीने से जिंदगी जो है वो उसको दवा मिलता है, और दूसरा पानी अगर उसका उसका रास्ता रोक लिया जाए तो एनर्जी की तबाही हो जाती है, तवानाई की तबाही हो जाती है, जो कि हमने सबने देखा भी है। तेल और पेट्रोलियम की कीमतों में जो होशरुबा जो इजाफा हो रहा है वो सिर्फ पाकिस्तान में तो खैर जो एक वैसे ही
एक बम फट जाता है, लेकिन पूरी दुनिया जो है उसको सफर कर रही है। इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। और सबसे आखिर में हमारा तीसरा जो हमारा होगा उसके अंदर हुकूमत पाकिस्तान की जानब से जो है वो मुसलसल तेल की कीमतों को बढ़ाए जाने के ऊपर बात की जाएगी कि वो ऐसे कौन से मसाइल है जिनकी जिनकी वजह से तेल की कीमतें कंट्रोल नहीं हो रही। क्योंकि अगर हम देखते हैं तो एफपीआर की जानब से या जो बात की जाती है कि वो आईएमएफ के कहने के मुताबिक या उनके सेट किए हुए गोल के मुताबिक जो है टैक्सेस को मुकम्मल तौर पर जनरेट नहीं कर पा रहे या कलेक्शन नहीं हो पा रही, तो इसकी वजह से हुकूमत जो है वो जो हमारी यूटिलिटीज हैं उसके ऊपर उन्होंने अपने टैक्सेस को बढ़ाना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफान जो है वो आ चुका है। इन तमाम चीजों पर डिस्कस करने के लिए जो है सबसे पहले आज हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो के अंदर मेजर रिटायर्ड तसव्वुर सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ लेके आए स्टूडियो के अंदर। उनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद है अली अशरफ रत्ता साहब हमारे साथ स्टूडियो के अंदर मौजूद है। रत्ता साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप जो है तशरीफ लेके आए। और अली तलत जो है मेरे छोटे भाई, वो भी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, आपके बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में तशरीफ लेके आए। और उसके अलावा टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन करेंगे मोहम्मद आरिफ वड़ाइच साहब, जो कि सब इंजीनियर है महकमा अनहार के, और जो कि टेल जो है पंजाब की अगर मैं बात करता हूँ रहीमिया खान का जो एरिया है वहां से इन्होंने हमें जो है डायरेक्टली ज्वाइन किया हुआ है। और खालिद रसूल साहब जो थोड़ी देर के बाद सेकंड जो हमारे होंगे उसके अंदर हमें ज्वाइन करेंगे। तो आरिफ साहब, सर अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम। आरिफ साहब, आरिफ वड़ाइच साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? सर आपकी जनाब क्लियर आवाज आ रही है सर। जी आरिफ साहब। सर आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नजर आवाज आ रही है सर। जी सर, आपकी आवाज मुझे थोड़ी डिस्टॉर्शन आई थिंक कि आप क्योंकि ऐसे एरिया के अंदर मौजूद है जहां पे जो है ना वो अच्छा अच्छा असल में सर जिसको मैं वाचक कर रहा हूँ, पानी की चोरी की कटौर की वाचक हो रही है मेरी। अच्छा ठीक, अच्छा आरिफ साहब, इस वक्त तो आप इस वक्त जो है लाइव है और पाकिस्तान जो है वो ऑलमोस्ट पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा है। खासतौर पे जो कच्चे के इलाके के लोग हैं या टेल के इलाके के लोग हैं जो कि इस वक्त बुरी तरह जो है पानी की कमी का शिकार हैं। और काश्तकार जो है, मैं अगर अपनी बात करूं, जैसे मैंने इंट्रो के अंदर बात की है, हमारे भाई अली अशरफ रत्ता साहब इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो के अंदर मौजूद है, ये भी काश्तकार है। और हम लोग तो एक ऐसी जगह पे मौजूद है जहां पे ना चाहते हुए पानी की मिकदार जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो ये आप इन मसाइल को किस तरह हल कर सकते हैं अपना, क्योंकि आप तो इस वक्त ऑन ड्यूटी हैं और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानब से आपको तो स्पेशल ड्यूटी भी जो है तजवीज की गई है कि कहीं से भी पानी की चोरी जो है वो उसको नामुमकिन बनाया जा सके। लेकिन हालात क्या है, जरा मुझे थोड़ा सा ऑन ग्राउंड बताइएगा। सर मैं आरिफ वड़ाइच बात कर रहा हूँ, सबने साका बात कर रहा हूँ जी जी जी। मैं एज सबने साका तैनात हूँ। मुझे स्पेशल पिछले साल इस किसी सेक्शन की टेलें बदकिस्मती से किसी वजह से कम रहा है पानी टेल पर, इसलिए मुझे ऑलरेडी मियां शबाशी साहब ने एज ए वजीर अला 5 लाख के अवार्ड से 2015 में नवाजा हुआ है। अब भी मैं मौजूदा वजीर साहब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक मुझे टेलों पर पानी पहुंचाने के लिए स्पेशल सादकाबाद बंगला का इधर टास्क दिया गया है, जिसके ऊपर मैं दिन रात वर्किंग करके लोगों को वाफर टेल के लोगों को पानी दे रहा हूं। इसलिए टेल के काश्तकार 5 काश्तकार इस वक्त वडेरा मेंढर, आकल मेंढर, सीनावन मेंढर, चंद्रामी मेंढर, 5 लोग टेलों के काश्तकार मुझे फूलों के हाथ डाल रहे हैं और मौजूदा वजीर आला साहब मरियम नवाज साहब का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि हमारे लिए ये बंदा जो है एज ए फरिश्ता आ गया है, जिसने हमें टेल के काश्तकारों को इतनी पानी कमी होने के बावजूद वापस पानी दिया है। नहीं ठीक है आरिफ साहब, ये तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन इस वक्त अगर मैं आपका जो चले ठीक है, थोड़ा आप आगे चले जाते, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा उससे पीछे आता हूं, मैं मुल्तान आता हूं, खानेवाल आता हूं, मैं खानेवाल से मैं झंग आता हूं, झंग से मैं और थोड़ा सा और पीछे की तरफ जाता हूं, तो यहाँ पे जो पानी की किल्लत है, यहाँ पे जो काश्तकार है, अगर मैं आपको अपनी पर्सनल अगर मैं बात करता हूं तो मैं इस दफा पानी की कमी की वजह से मैं कपास जो है प्रॉपर तरीके से मैं सो नहीं कर सकता। जहां पे मैंने 10 एकड़ मैंने कपास लगानी थी, मैंने इस दफा सिर्फ 3-3.5 एकड़ के ऊपर इत्तेफाक किया है। इसी तरह गन्ना जो है मैं गन्ना भी नहीं लगा पा रहा। और चावल की अगर बात करते हैं तो जो 2 साल या 3 साल पहले की अगर बात करते हैं तो सर मैंने चावल तकरीबन 10 एकड़ या 11 एकड़ के ऊपर चावल लगाया था। लेकिन इस साल जो है मैं अगेत्री चावल जो है वो सिर्फ 3 एकड़ लगा रहा हूं, और उसके बाद जो बनास्पति चावल जो होगा वो भी तकरीबन 4 एकड़ से ज्यादा मैं नहीं लेके जा सकूंगा। तो सर अगर आप ये बात कर रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट की जानब से आपको जो है प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिल चुका है, मतलब ये आपको इनाम भी मिल रहा है, आपको लोग जो है अवाम जो आपको खुश भी कर रही है, तो क्या सर पूरा महकमा इनहार के अंदर और पंजाब की अगर मैं बात करता हूं तो उसके अंदर सर सिर्फ आप वहाद ही एक अफसर है जो कि प्रॉपर तरीके से काम करें, बाकी जितने अफसरान है सर वो तो फिर ले दे के काम कर रहे होंगे ना सर?
सर ऐसे है कि मुझे अल्लाह की जात ने एनर्जी ऐसी दी है, जब मैं टेल के काश्तकारों को, मजलूम लोगों को देखता हूं तो उनके चेहरे बेबस हैं। जैसे उनके चेहरे ना, वो अब तक कोशिश कर करके, अफसरान की मिन्नतें कर करके थक चुके हैं, हार चुके हैं। तो मेरी क्या, मैं उनके चेहरों पर मुस्कुराहट देखना चाहता हूं, जो मैंने उसके चेहरों पर मुस्कुराहट पैदा कर दी है, जिसमें मुझे मौजूदा वजीर आला मरियम नवाज साहब का जो विजन है, उसका मुझे एक खास, मुझे एक जैसे कहते हैं ना जुनून है कि मैंने वो मौजूदा वजीर आला साहब, जैसे उन्होंने मुख्तलिफ टारगेट किया है, जो तकरीबन लोगों को क्राइम खत्म करने के पूरा टास्क दिया है, और सफाई वाला महकमा, पता नहीं कितने महकमे में, अब गिन नहीं सकता, टाइम ऐसे जाया हो जाएगा, लेकिन इनका एक नाम है मौजूदा वजीर आला मरियम नवाज साहब का, जिन्होंने पूरे पंजाब को ऐसे कर दिया जैसे जैसे ठीक है सर, वो आपकी बात, देखिए आपकी बात बिल्कुल बजाय है आरिफ साहब। देखिए मुझे, मैं आपकी किसी बात को काउंटर नहीं कर रहा, मैं आपको रिबर्टल नहीं दे रहा, लेकिन सर देखिए, बीइंग अ कॉमन पर्सन ऑफ पाकिस्तान, बीइंग अ फार्मर ऑफ पाकिस्तान, मेरा आपसे ये क्वेश्चन तो यही बनेगा कि सर आप अगर मेहनत कर रहे हैं तो बाकी महकमा अनहार के जो अफसरान हैं वो क्या करते हुए हमें नजर आ रहे हैं, उसके ऊपर मेरा क्वेश्चन है बहुत बड़ा। सर मैं कुछ कहूंगा कि मुझे जब स्पेशल टास्क दिया गया है, मैंने अपने मेरा मौजूदा एसपीओ है, उसका नाम है मामून लशारी जी। ठीक है, मामून बशीर लशारी खुलवाते हैं वो। ठीक ये है, अर्सा 15-20-30 साल से ओवरसी रहे हैं, एज एसपी भी रहे हैं, इधर रहे हैं। लेकिन मेरे लिए सदमा ये बन गया है कि इन्होंने बकायदा पानी को बेच रहे हैं, एक एक मोगा जो 12-12 लाख में बेच रहे हैं, बिल्कुल ऐसे बेच रहे हैं जैसे जानवर सर। यही मेरा क्वेश्चन था और आपने खुल के बात कर दी है। जी सर। जी, जैसे ये कुर्बानी के जानवर नहीं बेच रहे हैं, इन्होंने जैसे मोगों का फार्म बनाया हुआ है, तो ऐसे मोगे बेच रहे हैं। मैं बहावलनगर से तशरीफ लाया हूँ, हरूनाबाद तहसील मेरी है, ये मैंने जिंदगी में पहली दफा देखा है कि मोगों को लफ्ज बिकने का कह रहे हैं। ये पानी सर अवाम का पानी है, इसको कौन लोग हैं जो इस पानी को कह रहे हैं मैंने मोगा 12 लाख में बेचा है, 13 लाख में बेचा? क्या इन्होंने मोगों का फार्म बनाया हुआ है, जैसे लोगों ने बकरियां, भेड़ों के, गाय भैंस के फार्म, ईद के, कुर्बानी के जानवर पाले हुए हैं? मुझे तो इतना ही शर्मिंदगी हो रही है, ये पता नहीं क्या करना चाहते हैं। ये हमारे पाकिस्तान पर, ये लोग हमारे पंजाब पर हमारे बोझ हैं, लोग ये जराइम का बोझ है, जो टेलों वाले लोगों पर पानी जाने नहीं देते, पीछे से मोगे बेच रहे हैं। तो इनको साहब, आपका बेसिकली आपके कहने का मतलब ये है, जो मेरा क्वेश्चन था आपने बड़ा खुल के उसका जवाब दिया है कि पाकिस्तान के अंदर जो महकमा अनहार के जो अफसरान हैं, वो एसटीओ हैं, जो है एफडीओ है, या नीचे जो उनके बेलदार हैं, जो भी हैं, उनकी हमारे जो है ना, ये इन्होंने काफी देर का, इनका 22-23 साल से इस इलाके में ये मतलब पानी चोरों के साथ इनके मरासिम इतने मजबूत हो चुके हैं कि मेरी समझ से बाहर है। इन्होंने सर 12 मरबे जमीन खुद इन्होंने कमाद मेरे इलाके में काश किया है, जिसमें एक साहब मेड का, उसका नाम है खान मोहम्मद, जो उसको लुकआउट कर रहा है, जो इनके मोगे का नंबर है 19-070 राइट बदौर मेंढर। ठीक है, जो मोगे लगातार मोगा, तो जब से मैं आया हूँ सर, ये तो वैसे आप तो सर बहुत बड़ी चार्जशीट जो है अपने इस वक्त हाजिर सर्विस जो मुलाजिमीन है उनके ऊपर चार्जशीट लगा रहे हैं सर आपको। सर मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह ताला मुझे कर्मा ना नसीब करे मारते वक्त अगर मैं झूठ बोलूं या मैं किसी नजायज फायदा उठाना चाहूं, तो मुझे कर्मा नसीब है। ऐसे सर, वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। अच्छा सर, मेरे साथ आरिफ साहब मेरे साथ इस वक्त मेजर तसव्वुर हुसैन साहब मौजूद है, वो सर आपसे क्वेश्चन करना चाह रहे थे। जी तसव्वुर साहब। पहले तो सर आपने जो बात की ना, आबियाना और मालिया, जी जी, दो किस्म के टैक्स जो है लगते हैं। एक आबियाना होता है जो नहर का पानी इस्तेमाल करते हैं, उसके मुताबिक वो टैक्स अदा करते हैं पटवारी वगैरह के जरिए जी। दूसरा मालिया होता है जो आपकी मलकियत ज़मीन की होती है, उसके ऊपर गवर्नमेंट का टैक्स होता है। तो आरिफ वड़ैच साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं। उन्होंने बताया कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने इरिगेशन के डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा तब्दीली लेकर आई है, और इसी तरह उन्होंने बाकी फील्ड में भी बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ लेकर आई है। जो आउट ऑफ बॉक्स बंदा जाता है फिर वो इस तरह के काम कर सकता है। अगर एक लाइन पर सीधा चलते रहते हैं, जो रूटीन 47 साल से या 78 साल से चली आ रही है, 1947 से, तो फिर आप काम नहीं कर सकते। एक रूटीन में आप एज ए क्लर्क काम कर रहे होते, नॉट एज ए ऑफिसर। तो वड़ैच साहब की बात ये बहुत अच्छी है, लेकिन इसके अंदर सर दो बातें हैं, दो तरह की वड़ैच साहब बताएंगे कि एक अंडर कमांड होती है, जो नहर के नीचे जमीन नीचे होती है, उसको अंडर कमांड कहते हैं। दूसरा लिफ्ट के जरिए उठाया जाता है। जो अंडर कमांड है वहां पे जो बिल्कुल लेबरिंग कल्टीवेशन होती है, जो लैंड होती है, वहां पे पानी की मिकदार ऑटोमेटिकली ज्यादा होती है। जब उस मिकदार को कम करने के लिए अगर आप कम नहीं करेंगे तो वहां पे सेम वगैरह होने का भी
ज्यादा खतरा होता है। अब आजकल जैसे सोलर आया हुआ सर, जी 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 इसमें एक मिनट सर सोल्यूशन देता हूँ। आजकल जैसे सोलर आया हुआ है, नहरों के साथ साथ या तो गवर्नमेंट लगाए, इस तरह से इस किस्म के ट्यूबवेल नजदीकी जिम्मेदार हैं उनके पानी की मिकदार वहां पे बढ़ाई जा सके, और जो वहां पे पानी के मिकदार बढ़ाएंगे तो उसमें से कुछ पानी ऐसा बच जाएगा जो टेल के जिम्मेदारों को भी बड़ी आसानी से मिल सकता है। और नहरों की सफाई करना या नहरों की जो सफाई जो है वो बल सफाई नॉर्मल रूटीन में सफाई रखनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, आपको पॉइंट आ गया। अच्छा आरिफ साहब, इसमें जो भी है इसमें, लेकिन सर एक आखिरी जो एक पॉइंट मेरा जो है आपसे होगा, ये होगा सर, मैं जनाब सर रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं 1907 राइट बदौर में जिसके में वो जो खानमद बेट ने 12 एकड़ एसडीओ साहब मिलकर काश किया, 12 मरबे 300 एकड़ ये सारा कमान काश किया। जब से मैं आया हूं मुझे किसने कहा है कि मेरा ये हिस्सेदार है, आपने मेहरबानी करनी है, मेरा मुतहद भी रहा है, इसकी कार्रवाई नहीं करनी। मैंने सारे हफ्ता डेढ़ देखा, चलो कोई बात नहीं, मेरा अफसर इनकी बात मानी चाहिए। उस वक्त गंदम की कटाई हो रही थी, पानी की जरूरत नहीं थी। जैसे ही गंदम की कटाई शुरू हो गई, ये रकबा सारा खाली हो गया, लेकिन इन्होंने पानी की चोरी इतनी बढ़ा दी कि मैं मजबूर हो गया। टेलों के लोग सरापा एहतजाज बन गए, वो मैंने मुझे बदुआने देने लगे। तो ये इनको तो बदुआ का परवाह नहीं है, ये तो आदी हो चुके ना बदुआ को, इनको परवाह सर। ये आप सर यकीनी तौर पे आरिफ साहब आपका पॉइंट बिल्कुल बहुत वैलिड पॉइंट है। यकीनी तौर पे आपने ये बात जो है वो जो सीएम जो है वो मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा के गोशे गुजार भी की होगी और उन तक ये चीज भी पहुंची होगी। लेकिन आपने जो हमें गुफ्तगू की, आपने जो बातें बताई हैं, वो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत टू द पॉइंट बात करते हैं, और खासतौर पर मुझे टाइम थोड़ा दिया जाए, मैं आपको कुछ बताएं वो है जो भी इंशाल्लाह सर नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम प्रॉपर आपके साथ बैठेंगे। सर मुझे 5 मिनट टाइम, 2 मिनट टाइम दें सर। इन्होंने मुझे कातलाना मुझ पर हमला कराया, और खानमद मेट ने और एसडीओ साहब की बिल्कुल मुशावरत शामिल है। जब खराज मेरे साथ हुआ जानलेवा हुआ, 20 से 25 लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की है। वो मेरी खुशकिस्मती है 9-10 की रात को कि मन्ना मेरी बोरी बंद लाश करने जानी थी, और मेरे बच्चों नहीं आरिफ साहब ये आपकी जो बातें हैं यकीनी तौर पे हमारा प्रोग्राम जो है सर, हमारा आरिफ साहब आपका बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। हमारा प्रोग्राम यकीनी तौर पे जो है अरबाब इख्तियार तक यकीनी तौर पे जा रहा होगा, और हम जो है और आपका ये पॉइंट जो है, आपकी ये गुफ्तगू जो है उन तक पहुंच चुकी होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे पास आए और छुट्टी लेके नंबर बंद करके छुट्टी ले गया। ये नंबर बजाय मेरी मदद करने के नंबर बंद करके छुट्टी ले गए हैं। बिल्कुल ठीक, मुझे ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया जी। अच्छा नाजरीन, आपने ये तमाम तरह गुफ्तगू सुनी, और खासतौर पे जो है आरिफ साहब ने जो बात की, और मेरा जो क्वेश्चन था कि सर पानी की कमी और ये मसाइल वगैरह, तो उन्होंने तो बड़ा खुल के बात कह दी कि जो महकमा अनहार के जो अफसरान हैं, अब वो उनकी अपनी मिली भगत है, पानी वो खुद चोरी करवा रहे हैं, और अगर उस पानी की चोरी को रोकने की अगर कोई कोशिश करता है, तो जैसे उन्होंने इसी अब जो है हमारे प्रोग्राम में लाइव सबके सामने उन्होंने बात की है कि उनके ऊपर जो है कातलाना हमला होगा। यकीनी तौर पे इसके जो है वो हमारे जो अरबाब इख्तियार है वो उसको देखेंगे, और ये हमारा जो हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से अगर ये मामला उनका अगर हल होता है तो यकीनी तौर पर बहुत बेहतर हो जाएगा। अच्छा, अब हम आते हैं नाज़रीन अपने प्रोग्राम के दूसरे हिस्से के ऊपर, जो कि हमने इसी तरह पानी की बात की थी। अब हम आते हैं आपने हुर्मुज़ की बंदिश के ऊपर। तो इस वक्त जो सिचुएशन है वो तो बड़ी इस वक्त टफ होती हुई नजर आ रही है। ईरान के मामला कुछ और है, एक जानब से ये कहा जा रहा है कि जनाब जब तक हमारी ये शराइत को मुकम्मल नहीं किया जाएगा, हमारी शराइत को माना नहीं जाएगा, हम उस वक्त तक जो है ना अपने हुर्मुज़ को ओपन नहीं करेंगे। जबकि अमेरिका की जानब से ये कहा जा रहा है कि जब तक आप हमारी शराइत को नहीं मानोगे उस वक्त तक हम आपको यहां से जाने नहीं देंगे। अब जो सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है, अभी जो शक है हमें, जो फियर हमारा ये है कि जो यूरोप की जानब से है, कहीं यूरोप भी जो है आपने हुर्मुज़ को खोलने के लिए कहीं अमेरिका के साथ मिल ना जाए। और उसके अलावा अमेरिका की जानब से ये भी अमेरिका का जो एक रसाला है या उनका अखबार है, उसकी जानब से यहां तक भी कह दिया गया है कि यूएई जो है उसने बाकायदा तौर पर जंग के अंदर अमेरिका का साथ दिया और ईरान के ऊपर हमले भी किए, और जिसकी वजह से ईरान के ऊपर हमले बहुत ज्यादा, यूएई के ऊपर बहुत ज्यादा हमले हुए। और उसमें यह भी कहा गया कि जिनकी तादाद जो 2800 बताई गई है, जो कि इसराइल पे किए गए हमलों से भी कहीं ज्यादा है। रता साहब, सर सिचुएशन बड़ी टफ होती जा रही है, आपकी चिड़िया क्या कहती है? चिड़िया है, चुड़ैल है, कबूतर है, आपकी तो कई चीजें जो है ना वो हमारे पास यहाँ पे खुल के बाहर भी आती गई हैं और वो सच भी साबित होती गई हैं। इस मसले के ऊपर सर आप क्या बात करें जो अभी करंट सिचुएशन बन चुकी है इस वक्त? देखिए, मेरा ख्याल है कि आपके बहुत ही पहले वाले जो प्रोग्राम थे, इस जो सीरीज आपकी प्रोग्राम की,
उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो एक्चुअल में जंग है ये गल्फ स्टेट्स के लिए है, और ईरान जो है उसमें सिर्फ एक समझ लें कि टारगेट जो सामने नजर आ रहा है, जो बिहाइंड द सीन जिसको सबसे ज्यादा टारगेट किया जाएगा वो गल्फ स्टेट्स होंगी। ठीक है। अब उसमें 2 स्टेट्स तो जो है वो बड़ा समझदार निकली और वो इस ट्रैप में नहीं आई, जबकि यूएई जो है वो इस ट्रैप के अंदर आ गया। ठीक है। और वो बकायदा पार्टी बन गया। सही। और जब आप पार्टी बन जाते हैं किसी दुश्मन के साथ मिलके, तो फिर अगर आप दुश्मन के दोस्त हैं तो फिर आप भी दुश्मन हैं। बिल्कुल ऐसे। तो एक्चुअल में जो है ईरान के साथ जो है इन्होंने कोशिश की कि ईरान को हिट किया जाए यूएई से, क्योंकि उनका बॉर्डर करीब है और वहां से इजी था यूएस के लिए भी ऑपरेट करना। तो ये एक जो है समझने एक बहुत सेटबैक भी है मुस्लिम उम्मा के लिए, जिसको हम उम्मा कहते हैं। अब वो पता नहीं कितनी स्ट्रेंथन है, क्या है उसका सीन, लेकिन एटलीस्ट हम बीइंग मुस्लिम हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई भी मुसलमान मुल्क किसी दूसरे मुसलमान मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। सही। और यूएई जो है वो सिर्फ यहां तक नहीं बल्कि वो अब इसराइल के बकायदा पैनल में जाके बैठ गया। बिल्कुल, उन्होंने अपनी स्ट्रेटजिक जो उनका हुआ डील हुई है उसको तो अभी जो है वो अभी जो बात हो रही है कि उसने उनसे जो उनका आयरन डोम था वो भी खरीद लिया है, बिल्कुल, और वो भी डिप्लॉय होगा यूएई के अंदर। तो ये चीजें जो हैं ये आने वाले दिनों के अंदर, अभी शायद शॉर्ट टर्म में यूएई को लग रहा होगा कि हमें बड़ा फायदा होगा, सुपर पावर हमारे साथ है, जो रीजन की एक बहुत बड़ी पावर है वो हमारे साथ होगी, लेकिन लॉन्गर रन के अंदर ये यूएई के लिए बहुत बड़ा नुकसान साबित होगा, क्योंकि अब इस वक्त जो ये जंग हुई है इसने ये बात साबित की है कि यूएई जो है वो बहुत अनसिक्योर है, उसको कहीं से भी हिट किया जा सकता है, चाहे वो अमेरिका का बैक भी था उसके पीछे, तो फिर भी वो हिट हुआ है, फिर भी लोग वहां पे मरे हैं, फिर भी उसके एसेट्स जो हैं वो तबाह हुए हैं। तो ये चीज जो है ये इसको रिकवर करने के लिए अगर आज से सेटल हो जाए सब कुछ, फिर भी 6-8 महीने लगेंगे इसको रिकवर करने के लिए। बिल्कुल सही, आपको पॉइंट आ गया। अच्छा तलत सर, जिस तरह भी इन्होंने बात की है प्रता साहब ने, वो इजीली हिट हो रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पूरे मशरिक वुस्ता का बैली जो है वो यूएई बन चुका है? सर यूएई आपको याद होगा हमारे जब फर्स्ट टाइम हमने अफगानिस्तान की प्लान किया था, प्रोग्राम किया था, तो उसमें मैं ये कहा था कि प्री प्लान चीजें चल रही हैं और अभी हमारी आवाम इस बात को नहीं मानेगी कि यूएई जो है वो किसी और ब्लॉक का हिस्सा है। और वहां पर अच्छे भले मुसलमान है, पढ़े लिखे मुसलमान है, लेकिन उनको इस कुरान पाक की आयत नजर नहीं आ रही कि दुश्मन आपके जो गैर मुस्लिमीन है खास तौर पे वो आपके कभी दोस्त नहीं हो सकते। अब वो पता नहीं क्यों ब्लैकमेल होकर उनके हाथों में जा रहे हैं, $मिलियन के उन्होंने एक डिफेंस एग्रीमेंट भी कर लिए हैं। और जिस तरह सर ने बात किया है कि दे आर टोटली अंडर द ट्रैप, और ईरान के लिए बहुत ज्यादा आसान है क्योंकि छोटा सा यूएई है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हमारे मुल्तान डिवीजन जितना है, ठीक है। तो मेजर साहब ज्यादा इजीली बता सकते हैं कि यहाँ से मुल्तान को हिट करना कितना आसान है। और ईरान के लिए किसी तरह का कोई मुश्किल काम नहीं है। उनका चाहे आयरन डोम वो ले लें, थार्ड ले लें, और इससे भी बड़ी कोई चीज रशिया से भी लाके एग्रीमेंट करके ला लें, लेकिन जब ईरान के साथ उनकी बकायदा वॉर होगी तो उनका बचना कुछ नहीं है। ठीक है। और ईरान और यूएई का सबसे बड़ा जो डेट ट्रैप है कि उनकी जो इकोनॉमी थी वो टूरिज्म के ऊपर चल रही थी, और सारी इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड वाइड जो कंपनी उन्होंने की हुई थी $1 ट्रिलियन के अंदर, वो इसी बिना पे की हुई थी कि वो बड़ा सेफेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है। अब वो सेफ्टी तो खत्म हो गई है। अमेरिकन जो वर्ल्ड वाइड कंपनियां थी बड़ी बड़ी, उन्होंने उनके सारे ऑफिस तबाह बर्बाद हो गए, लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट बैक कर ली। अब आप देखें उसकी वजह से अब पाकिस्तान एक न्यूट्रल रहा जो कि रहना चाहिए था। उसकी वजह से पाकिस्तानी वहां पे जो बिजनेसमैन है, चाहे जॉब होल्डर्स हैं या मेडियोकर्स हैं, उन सब को फोर्सफुली तशद्दुद करके वहां से बाहर निकाला जा रहा है। और यूएई खुद ब खुद सर उसमें जानबूझ के हमें अपना दुश्मन बनाना चाह रहा है। उसमें कुछ हमारी अदाएं भी तो शामिल है ना। सर हमारी अदाएं उस पे हम बाद में बात कर लेंगे, कोई हमारी पॉलिटिकली अदाएं तो हैं, लेकिन जो आम पब्लिक वहां पे जिसको नॉर्मली हम आम जनता कहते हैं, आम पब्लिक काम करे, उसका क्या कसूर है? ठीक है, आपका पॉइंट है, ठीक है, इस पे हो गया। अच्छा अपना मेजर साहब, तसव्वुर साहब, जो उनके जो अपना वजीर दिफा कह रहे हैं, वजीर दिफा पहली दफा मैंने लफ्ज सुना, नहीं तो हमेशा उनका वजीर जंग ही होता है अमेरिका का। इससे पहले तक ये फर्स्ट दफा हमने सुना है कि वजीर दिफा है। चले खैर, वो जो है पैट हैगन्स वो ये कह रहे हैं कि इट्स अ हॉली वॉर। अमेरिका और ईरान की जो जंग है उसको कहते हैं ये हॉली वॉर है। तो वो कहते हैं कि हमारे पास अगर जितने भी हो $1.5 ट्रिलियन उनका जो दिफाई जो बजट है उसका उन्होंने भरपूर तरीके से दिफा भी किया है, और उन्होंने कहा कि जनाब ये $1.5 ट्रिलियन है, ये हमें पैसे मिल जाएं तो हम जो अपना काम इजीली कर सकते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जंग जो है वो सिर्फ अब $1.5 ट्रिलियन को लेने के लिए ही आगे चलाई जा रही है, या इसके मकसद कुछ और भी हो सकते हैं? इसका जो बड़ा आपकी बात सही है, इसमें मैं जो आपको सपोर्ट करता हूँ इस चीज़ों में कि इनका मकसद आगे अल्टीमेट क्या है। वो एक तो उन्होंने फंड वगैरह लेने, उनसे अपने कांग्रेस से सैंक्शन करानी है,
और इस वक्त वो मीटिंग के अंदर हैं। हाँ। प्राइम जेडी वैंस बैठा हुआ, उसके अंदर ट्रम्प बैठा हुआ है, जेडी वैंस उनका फॉरेन मिनिस्टर बैठा हुआ है मार्को रूबियो, और उनका वजीर जंग जो है जिसको डिफेंस मिनिस्टर भी वो कहने शुरू हो गए, पैट साहब भी बैठे हुए हैं, और दे आर टेकिंग सम डिसीजन। ठीक है ना। अब जो इस डिसीजन के ऊपर जो बाकी चीजें जो सामने आ रही हैं, उसके अंदर एक उनका नुमाइंदा भी बैठा है इसके अंदर, वुडकॉक जो इसके साथ इनके इंटेलिजेंस वाला जो मिडिल ईस्ट के साथ ये सारा कर रहा है हिसाब किताब। ठीक है। अब वो या तो फैसला करेंगे कि इसको प्रोजेक्ट फ्रीडम को आगे कंटिन्यू करना है या इसको एग्रीमेंट के ऊपर आना है। ठीक है। अब उनकी बातचीत चल रही है आपस में, लेकिन होप्स हो के जो ज्यादा हम सोच रहे हैं कि कोशिश यही होगी उनकी कि किसी तरीके से हम जंग में शामिल ना हो। टेबल के ऊपर मामला था। टेबल के ऊपर वजह यह है, मैं आपको बताता हूँ। असूलन ट्रम्प ने अगर सारे इनके बयान ट्रम्प साहब के अगर आप इकट्ठे करते हैं तो उस वार विन कर चुका आपने। ठीक है। इनिशियली 4 डेज में उसने विन कर ली। असूलन अगर वो कॉमन सेंस रखता तो उसको 4 दिन के बाद डिक्लेयर करके, क्योंकि उनकी लीडरशिप कमांड वर्क हर चीज डिस्ट्रॉय होगी थी। ठीक है। डिस्ट्रॉय करने के बाद ही शुड हैव गॉन बैक। ठीक है। लेकिन वो इस जगह पे स्टे किया, किस वजह से स्टे किया वो सब लोगों को पता है। उससे नुकसान ये हुआ है कि यूरोपियन उन्होंने भी अपनी उसके साथ खड़े नहीं हुए, ऑस्ट्रेलिया वाले भी खड़े नहीं हुए, बाकी लोग भी इसके साथ खड़े नहीं हुए। और अब जो इसकी मिथ थी ना, जो खौफनाक मिथ कि मैं कुछ दुनिया में कुछ भी कर सकता हूँ, वो इसकी मिथ खत्म हो गई। ठीक है, डर खत्म हो। बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट आ गया। हमें हमारे साथ इस वक्त जो है टेलीफोन लाइन के ऊपर मौजूद है डॉक्टर अपना खालिद रसूल साहब। खालिद रसूल साहब जो है वो हमारे माहिर माशियात हैं, और क्योंकि सर आजकल सिचुएशन जो है वो तो यही जो है वो जो खराब होती हुई हमें नजर आ रही है, तो इकोनॉमी के ऊपर ही। तो मेरा ख्याल है कि मैं एक क्वेश्चन जो है वो यहीं से इनके पास आता हूँ, उसके बाद फिर हम बाकी जो पूरे खित्ते की सूरत हाल और उसके ऊपर जो इकोनॉमी के ऊपर जो स्ट्रेस आ रहा है, हम उसके ऊपर भी जो है वो बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा खालिद साहब, ये जो आपने हरमुज है वो कहते हैं कि शाहरग है, इससे इंसानी तहजीब की तवानाई, तरक्की और पता नहीं क्या कुछ चीजें इससे पोशीदा हैं। सर अगर ये जंग रुक भी जाती है, लेकिन आज की मैं बात करता हूं, आज ही जो है वो सऊदी जो गवर्नमेंट की तरफ से कह लें, क्योंकि उनकी जितनी भी ऑयल कंपनीज है ऑलमोस्ट वो सऊदी गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज हैं, उनके जानब से ये कहा जा रहा है कि अगर ये जंग आज भी रुक जाती है, मामला बिल्कुल सेटल हो जाते हैं, तो आने वाले कम से कम 8 से 10 माह ऐसे होंगे जो कि मुसलसल जो है वो तवानाई के बहरान का शिकार रहेंगे। तो सर हमारे जैसा मुल्क जो है वो उसकी इकोनॉमी या हमारे इस खित्ते की बात करते हैं पूरे की पूरे, जैसे पाकिस्तान है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, भूटान है, बांग्लादेश है, भारत है, सर इनकी इकोनॉमी के ऊपर सर क्या स्ट्रेस पड़ेगा? देखिए जी, ये आपने हरमुज जो है उसकी सही मानों में अब अहमियत पिछले इस जंग के दौरान में वाज़ेह हुई, और पूरी दुनिया जो है वो उसका एक तरह से प्राइस जो है ना वो पे कर रही है। अमेरिकन कस्टमर भी प्राइस पे कर रहा है कि उनकी जो प्राइसेस हैं वो $3 के लगभग थी, जो कि इस वक्त तकरीबन कोई एवरेज प्राइसेस जो है ना $4.3 गैसोलीन की प्राइसेस चली गई है पर गैलन सर। बिल्कुल ऐसे। और उनकी चीखें निकल गई हैं। दूसरा ये है कि उनके जो इन्फ्लेशन फिगर है, फूड इन्फ्लेशन फिगर है, या बाकी बहुत सारी चीजें हैं, उसके ऊपर इम्पैक्ट है। अच्छा, दूसरा ये है कि ये कतर के ऊपर जो हमला हुआ और कतर की जो गैस इंस्टॉलेशन है उसकी वजह से पूरी दुनिया में फर्टिलाइजर की शदीद जो है ना वो कमी हो गई। बिल्कुल ऐसे। इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ गए, मैरीटाइम पे जो कॉस्ट है वो बढ़ गई, जेट फ्यूल की कॉस्ट चली गई। तो कहने का ये मेरा मतलब है कि ये एक ऑल अराउंड इन्फ्लेशन और उसका जो एक प्राइसिंग के ऊपर जो बहरान आया उसने तकरीबन हर कंट्री को हिट किया है। यूरोप को भी हिट किया है, हमारे खित्ते में किया है, बाकी जगहों पर भी किया है। देयर आर नॉट टू मेनी ऑप्शन फॉर द कंट्रीज एक्सेप्ट कि अगर फॉर एग्जांपल कुछ उनके सप्लाई सोर्सेज ऐसे हैं जो कि आपने हरमुज से नहीं गुजरते हैं, तो बाकी जगहों से भी, लेकिन वहां से ये है कि आपकी सप्लाई कुछ लोग जगहों पर जारी डेफिनेटली है, लेकिन उसकी कॉस्ट है वो महंगाई की शक्ल में आती है। तो लिहाजा उसमें ये है कि जो पूरी दुनिया इस वक्त अब चाह भी रही है और कह भी रही है कि ये अमेरिका को इस वक्त एक ऑफ रैम्प सोल्यूशन चाहिए। और जिस तरह मेजर साहब ने वेरी राइटली पॉइंट आउट किया कि वो अगर 4 दिन में भी कह देते कि हाँ जी ठीक है हमने कर दिया और बयानात किया तक और ये वो, लेकिन अब ये है कि वो जो उनका एक दबदबा, एक थुक और वो जो एक डिटरेंस है वो क्वेश्चन में आ गई है। प्लस हम देख रहे हैं कि इसमें ये फैसला जो ईरान के ऊपर हमला करने का था, ये अमेरिका का सिर्फ अपना फैसला नहीं था, इसमें इजराइल भी शामिल था। और सो कॉल्ड सीज फायर के बावजूद आप देखिए कि जो अपना उन्होंने गजा में किया और अभी जो सीज फायर है उसके बावजूद जो लेबनान में हो रहा है, सो इजराइल के इन्फ्लुएंस के होते हुए अमेरिका के ऊपर
कुछ फौरी तौर पे नहीं लगता कि एक ऐसा एग्रीमेंट हो पाएगा जो स्टेबल हो। अदरवाइज जो मेरी अमेरिकन दोस्तों से बातें हुई है, उनके ख्याल के मुताबिक जो ओबामा के दौर का एग्रीमेंट था, दैट वाज फार बेटर एग्रीमेंट फॉर अमेरिका, और उसमें काफी रिस्ट्रेंट जो है वो वॉलंटरी ईरान ने कबूल भी कर ली थी। लेकिन अब ये जो मुआहदा करने जा रहे हैं, अभी तो उसमें बेसिकली फ्रेमवर्क की तय हो रहा है ना, मुआहदा तो बड़ी बात दूर की बात है। तो इसमें ये है कि फौरी तौर पे एक सीज फायर ही अगर कंटिन्यू हो जाए और अब हुर्मुज़ जो है ना वो खुल जाए तो दुनिया सुख का सांस ले। दूसरी बात जो आपने की है वो ये है कि ग्लोबल सप्लाई चेन बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है जी, और इसमें जो कुशन बिल्डअप होते हैं सप्लाईज के, स्टॉक्स के, इन्वेंट्री के, हर जगह जगह पे, अच्छा वो बड़ी तेजी से ड्राई आउट हो चुके हुए हैं। तो उन सारों को रीबिल्ड होते हुए काफी टाइम लगेगा, 6 से 8 महीने आराम से लग जाएंगे। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर इनका कोई एग्रीमेंट ऐसा हो जाता है जिसमें सर्टेनिटी आ जाती है, तो फिर ये कम से कम जो फ्यूचर मार्केट है फिर ऑयल की या बाकी, उसको फैक्टर इन करके थोड़ा सा उसका इम्पैक्ट जल्दी भी आ सकता है। बट फॉर श्योर ये 6 to 8 मंथ्स का इम्पैक्ट जो है ना वो डेफिनेटली ऑल अराउंड तमाम चीजों पे आएगा। अब पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है उसके पास अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा चॉइसेस नहीं है, बट स्टिल पाकिस्तान ने कम से कम एक काम अच्छा किया है कि उन्होंने सप्लाईज को मैनेज अभी तक किया है। प्राइसिंग में उन्होंने अपना IMF के जो टारगेट पूरे नहीं हो रहे थे वो उस चक्कर में कर लिए हैं। लेकिन ओवरऑल ये है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने सप्लाई लाइन जैसे तैसे भी है इधर उधर से करके मैनेज कर ली, विच इज अ हीरोइक जॉब। अदरवाइज बहुत सारे मालिक को तमाम कोशिश के बावजूद सप्लाई भी पूरी नहीं। ठीक है, आप पे पॉइंट आएगा, और खासतौर पे अभी जो आपने बात की है कि गवर्नमेंट जो है वो उसने सप्लाई तो पूरी रखी, लेकिन अपने जो उसके पॉइंट्स थे या उसके गोल्स जो थे वो उसने टैक्सेस से या इनकी कीमत बढ़ा के सर इसके ऊपर हम यकीनी तौर पर बात करेंगे। सर अब हमारे साथ ही रहिएगा। मैं सर एक सेक्शन एक कर रहा हूं, उसके बाद दोबारा हम इसके इकोनॉमी के ऊपर बात करते हैं और खासतौर पे इसी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने रेट्स क्यों बढ़ाए हैं। अच्छा रता साहब, अभी जो ईरान की जानब से अगर बात की जाती है तो सर अगर वो ये कहता है कि अगर हमारे ऊपर हमला किया गया तो हम जो है वो यूरेनियम जो है वो उसकी एनरिचमेंट जो है वो 90% से ऊपर ले जाएंगे और यहां से ये कर लेंगे। अमेरिका कुछ और बात कर रहा है। अगर हम दोनों चीजों को देखते हैं तो दूसरी जानब अगर इन्हीं चीजों के दरम्यान में देखता हूं तो सर सबसे ज्यादा फायदा, जैसा अभी खालिद साहब ने बात की है कि तमाम के तमाम पूरी दुनिया जो है वो सब फंसी हुई है मासिवाय रशिया के, क्योंकि अगर इस पूरे एक महीने के दौरान की अगर मैं बात करता हूं तो उसकी 39% उसकी इनकम बढ़ चुकी है अपनी ऑयल और गैस को बेचने की वजह से। बिल्कुल दुरुस्त है। इसमें देखें, अगर ईरान का पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए और अमेरिका का पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो अमेरिका जब इस जंग के अंदर आया था तो वो कुछ ऑब्जेक्टिव्स लेके आया था। अगर हम उन ऑब्जेक्टिव्स को देखें तो आज के दिन तक कोई भी ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ है। ठीक है। जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था उसने रिजीम चेंज करनी थी, वो वहीं के वहीं है, रिजीम चेंज नहीं हुए है। ठीक है। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव था कि मैं इनकी जो न्यूक्लियर जो उसकी कैपेसिटी है वो खत्म करूंगा या उसको डिसेबल करूंगा, वो भी नहीं हो पाई है। ठीक है। इवन के उसकी जो एयरफोर्स है या उसका जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है या उसकी नेवी है अभी तक जो है स्टिल वो अच्छी पोजीशन में है और वो रिएक्ट कर रहे हैं और वो मुकाबला कर रहे हैं। तो अगर इन सारी चीजों को मिला के देखा जाए, ओवरऑल अगर सिनेरियो को देखा जाए कि इसमें हुआ क्या, तो हुआ यह है कि अभी तक सिवाय आबनाए हुर्मुज़ के और कोई चीज नहीं हुई है, सिवाय कुछ उनका नुकसान हुआ, कुछ उनका नुकसान हुआ। एक्चुअल में जो नुकसान हो रहा है वो दुनिया का हो रहा है। आबनाए हुर्मुज़ बंद होने की वजह से आप देखें कि दुनिया की जो इकोनॉमी को ट्रिलियंस ऑफ डॉलर अब तक जो है वो इकोनॉमीज का नुकसान हो चुका है और अभी आगे कुछ पता नहीं है कि क्या होगा। इसमें दो चीजें आगे फ्यूचर में जो नजर आ रही हैं मुझे बीइंग एन एनालिस्ट, वो है कि अमेरिका जो है वो शायद हो सकता है कि आने वाले दिनों में ईरान के साथ कोई ऐसा एग्रीमेंट करे जिससे वो इस रूट को कंट्रोल करे और ये दोनों मिलके इस रूट को कंट्रोल करें और फिर जो है जो भी यहां से ट्रेड होगी जो दुनिया की आपको पता है कि ऑलमोस्ट कोई 20% या 25% है, तो वो जो है अगर इनके कंट्रोल में आ जाती है दोनों मुल्कों के और ईरान के ऊपर से पाबंदियां उठ जाती हैं, तो ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी विक्ट्री हो सकती है। और अमेरिका इस वक्त इसी ट्राई में है कि किसी तरीके से ईरान को पुश करके, पुल करके, जैसे भी करना है, प्रेस करना है, जो भी करना है वो करके इसको किसी तरीके से वो इस लेवल पे ले आए कि दोनों मिलके आबनाए हुर्मुज़ को कंट्रोल करें। ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आ गया। अपना तलत जो है वो इसी चीज को अगर हम देखते हैं तो जो इन्होंने बात की और आप जो वजीर दिफा जो है उसके पैट हेगेस जो है
उसका जो आज का बयान है, जब उससे क्वेश्चन पूछा गया खासतौर पर कांग्रेस के जो अरकान थे, उन्होंने सिर्फ सवाल पूछा था कि अगर ये नहीं होता तो आपके पास प्लान बी क्या है, तो उसने कहा नहीं जी पाजी साड़ी तैयारी पूरी है, हमारे पास तो हर चीज मुकम्मल है। तो क्या ये जो रता साहब वाली बात है, इसको आप इस सवाल के साथ अगर जोड़ें तो आपका क्या पॉइंट निकलता है? सर अगर अमेरिका एग्रीमेंट कर लेता तो वाकई कामयाबी है, लेकिन ईरान की जो सूरत हाल है वो मुझे नहीं लगता कि वो डायरेक्टली अमेरिका के साथ एग्रीमेंट करे, खासतौर पर अपना हरमज के ऊपर। ठीक है, चाहे वो सारी पाबंदियां हटा दे, अमेरिका इस चीज में एग्रीमेंट कर सकता है कि टर्की, सऊदी अरेबिया और बाकी ममालिक जो है वो एक पोर्शन को देखें और एक पोर्शन को हम देखें। इसमें ईरान एग्री हो सकता है, वो भी तब ईरान अमेरिका सारी पाबंदियां भी हटाए, उनके जितनी भी उन्होंने जो असासा जाता है पूरी दुनिया के अंदर जो उन्होंने लॉक किए हुए हैं वो सारे अनलॉक वो रिलीज हो जाए और इनको फ्रीडम दे। और दूसरी बात ये इन्होंने की कि दुनिया की इकोनॉमीज डिस्टर्ब हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी तो फ्लरिश हुई है, अवाम की जो हालत है वो दगड़दू हो गई है। सर वाकई पाकिस्तान की इकोनॉमी फ्लरिश हुई। सर आप देखिए 19 खरब रुपए 3 सालों के अंदर हमारी हुकूमत ने इकट्ठे किए, पिछले 1 साल के अंदर 9 खरब रुपए उन्होंने इकट्ठे किए सिर्फ बिजली की मद के अंदर, ठीक है, और पेट्रोल की मद के अंदर उन्होंने 12 खरब किए। अब वो इकट्ठे तो कर लिए, लेकिन गए किधर उस बात की समझ नहीं आ रही। उस पे हम बात करते हैं। अच्छा एक और बात करना चाहूंगा, जिस तरह अभी खालिद साहब ने बात कर दी कि हुकूमत ने तेल तो जारी सारी रखा सप्लाई, लेकिन कीमतें बढ़ा दी। हमारा हमसाया मुल्क है जिससे 78 साल से हमारी जंग चल रही है, उन्होंने भी सप्लाई जारी सारी रखी है, लेकिन उन्होंने 1% तेल नहीं बुलाया, हमने 200% प्राइसेस बढ़ा दिए। क्यों? हम इस पे बात करेंगे ना, यकीनी तौर पे बात करेंगे। हाँ जी, अपना जी मेजर साहब आपका सर इसके ऊपर क्या पॉइंट है, फिर उसके बाद हम आते हैं जो हमारे पेट्रोलियम प्राइसेस का जो इस वक्त जो खायोस क्रिएट हुआ है उसके ऊपर। जी सर, सबसे पहले सर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो आपने हॉर्मस है, इसकी जो लंबाई है वो 167 किलोमीटर, टोटल लेंथ जो इसकी 167 बिल्कुल ऐसे और इसकी जो चौड़ाई है 39 किलोमीटर मुख्तलिफ जगहों पे, ठीक है। एक जगह पे वो 21 है, एक जगह पे 21 है, एक जगह पे 29 है, ये 32 है तकरीबन। जी सर, अब जो शिपिंग लेन है ना, शिपिंग लेन जिसके अंदर से शिप गुजरते हैं, वो 3 माइल जाने के लिए 3 माइल आने के लिए, इसलिए ईरान के लिए बड़ा आसान हो गया था इसको इंटरसेप्ट करना, हिट करना। ठीक है, एक बात क्लियर होगी। अब उन्होंने न्यूक्लियर सबमरीन का अमेरिकन आज से या कल से बिल्कुल बातचीत कर रहे हैं। नहीं, वो निकल गई सर। अच्छा, अब वो निकाल दी उन्होंने। उसमें 2 किस्म की न्यूक्लियर सबमरीन होती है, एक होती है पावर्ड बाय न्यूक्लियर, हाँ जी, जो इंजन उसका जो बैटरी वो काम करता है, दूसरा होता है जो वेपन्स के साथ चलता है। अब इनके पास जो सबमरीन है ना ईरान के पास, वो 6 टाइम लेस है इन हुजम, बिल्कुल उसकी जो साइज है ना वो बहुत कम है, उसकी स्पीड ज्यादा है, उधर जाना भी काम करना भी आपने हॉर्मस में वो दाखिल हो सकती है। लेकिन इनकी जो बड़ी न्यूक्लियर सबमरीन है यूएसए की, वो वहां पे शायद मुश्किल हो उसके लिए जाना। देखो छोटी वाली जो है उन्होंने भिजवा दी हुई है, वो हैवी स्टील्थ टेक्नोलॉजी की है, रडार के ऊपर इतनी जल्दी नजर नहीं आती, लेकिन एक अच्छी मूव है, ये एक अच्छी मूव आपने बताई है कि वो उनकी जानब से है, क्योंकि ये अगर हम मिलिटरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इट्स अ वेरी गुड मूव, जो कि अभी बात की है रता साहब ने भी और अली तलत ने भी बात की है कि वो अमेरिका ईरान को इस पोजीशन के ऊपर लेके आना चाहता है कि वो एक जगह पे और आके बैठ के जो है वो टेबल टॉक कर सके। जी बिल्कुल ठीक है, मैं सर रता साहब की बात को आगे सपोर्ट कर रहा हूँ। जो यूएई जो अलहदा हुई है, अलहदा बन गए हमारे मुस्लिम ब्लॉक से या चाइना ब्लॉक है जिसको भी आप नाम देते हैं, उससे वो अलहदा हो गया, और ये डे 1 से इनकी कोशिश थी, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वार, चले हो गया, आज अल्लाह का शुक्र हो गया, मुस्लिम कंट्रीज को अलहदा करना और ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करना। लेकिन उसके अंदर जो सेंस प्रिवेल किया ना, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इजराइल ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए मुख्तलिफ जगहों पे, इवन टर्की के ऊपर भी मिसाइल मारे, मुख्तलिफ जगहों पे मारे, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा रोल अदा किया, जो ठंडा किया ना हमारे फील्ड मार्शल ने, फौरी तौर से डे 1 पे जैसे मूवमेंट होती थी उसी वक्त वहां पे पहुंच जाता था। अच्छा जी सर, खालिद साहब ये जो अभी बात हुई और खासतौर पे भी जो अली तलत ने भी बात की है कि हमारा हमसाया भारत है, उसने सर अपना सेल टैक्स और जितनी एक्साइज ड्यूटीज थी वो सारी वेव ऑफ कर दी, और हमारी हुकूमत जो है वो उसने टैक्सेस की लेवी की कीमत जो है वो मिकदार बढ़ानी शुरू कर दी। और जब सवाल पूछा गया कि भाई आपने कीमतें क्यों बढ़ाई हैं, तो जवाब ये होता है कि जी एफबीआर कलेक्शन पूरी नहीं कर सका, तो हम हमारे टारगेट शॉर्ट थे, लिहाजा हम फिर पेट्रोल पे कीमत बढ़ा दी। सर आपका टेक सर। टेक की बात ही नहीं, आपने माशाल्लाह बात खोल के रख दी है, आपके तजियाकार जो है उन्होंने भी बात खोल के रख दी है, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है भाई। बात यह है कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जो मईशत का स्ट्रक्चर है, जी सर, वो अगर आप देखें तो एक्सट्रैक्टिव नेचर का है,
और इसमें जो एक इंसेंटिवाइज होना चाहिए प्रोडक्टिविटी को, प्रोडक्शन को, इंडस्ट्रियलाइजेशन को, सर्विसेज सेक्टर को या एग्रीकल्चर सेक्टर को, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं है। सही। तो हमारे यहाँ पिछले कई सालों से इकोनॉमी जो है वो आप देख लें, वो स्ट्रक्चर बन गया है, कोई इम्पोर्ट ड्रिवन से है, हमारी एक्सपोर्ट वही की वही रुकी हुई है, बैलेंस जो है ना वो हम रेमिटेंसेस से पूरा कर लेते हैं। अच्छा, और जो हमारे टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो एक तो हार्डली अभी 10%, और उसमें भी जो डायरेक्ट टैक्सेशन का शेयर है वो बहुत कम है। सही। तो ये एनोमलीज हैं हमारी, ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं और पिछले ये 35-40 सालों से मुसलसल चल रहे हैं। अब ये है कि क्योंकि ये सारे कुछ के फायदा मंद या कोशा चीज जो है वो अपना पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, बाकी इदारों में बैठे हुए हैं। अच्छा, वही सारे पॉलिटिकल सिस्टम जो है बड़ा महंगा सिस्टम है, उसकी सारी फंडिंग भी उन्हीं सोर्सेस से आ रही होती है। तो लिहाजा ये है कि ये एक ऐसा कड़मासजा मच गया है कि ये सबको पता है कि गलत हो रहा है, लेकिन क्योंकि सारों का उसमें सर्वाइवल उसी में है, लिहाजा उसको छेड़ेगा नहीं। अब ये एक हुकूमत अपने तौर पे ये है कि उसको चंद एक जगह नजर आती है जहां से वो पैसे ठीक ठाक इकट्ठे कर लेते हैं, वो भले टेलकोस हो या भले वो अपना पेट्रोल की प्राइसेस हैं या चंद एक और चीजें हैं। अच्छा, दूसरा आप ये देखिए कि आईएमएफ के साथ इस वक्त हुकूमत जो है वो अपना करके बड़ी मुश्किल से अप्रूवल जो है ना वो ली है, और उसमें भी ये उनका प्रॉमिस है कि ये जो जंग के बावजूद जो उन्होंने पहले अपने टारगेट्स वगैरह दिए थे वो उन सारों को मीट करेंगे। सही। तो अच्छा, फिर ये कि बजट भी उन्हें आगे देना है, तो वो प्राइमरी सरप्लस भी आपका देना है। तो लिहाजा उसमें ये है कि भाई सरपंचों की बात जो है ना वो सर नाले में क्या कहते हैं, सर माथे पे, लेकिन परनाला वहां रखने की मजबूरी है हुकूमत की। तो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है ना वो सच्ची बात है कि 2-4 हफ्तों में खड़े पैर तब्दील भी होने से रहे। तो लिहाजा ये है कि हम भी अपना शोर मचाते रहेंगे और हुकूमत को भी पता है कि इसके अलावा चॉइस ही कोई नहीं है। बिल्कुल। लिहाजा ये इस तरह का एक ओपन सीक्रेट है कि इसमें हाय भाई हम सारे कर लेते हैं, कर भी अपना बांट लेते हैं, लेकिन ये है कि ये अनफॉर्चुनेटली पिछले 35-40 साल का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हमारा एनोमलीज उसकी है, ये उसी का किया धरा है। आईपीपीज और फलाना ढमकाना और ये जो सारी चीजें हैं, अगर इसमें किसी और प्रोग्राम में आप करेंगे तो आप उस पर डिटेल में बात हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है सर। ये बुनियादी तौर पे हमारे इन्हीं हुक्मरानों के ही वो 35-40 सालों के वो जो डिसीजन है इकोनॉमिक एनोमलीज के डिसीजन है जिसने ये दिखाया, तो ऐसे ही चलेगा भाई। बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया सर। और नाजरीन, आपने ये तमाम तर गुफ्तगू सुनी सर, क्योंकि मेरे पास इस वक्त वक्त की जो है शदीद किल्लत है और यकीनी तौर पे जो है मुझे जो है क्लोजिंग की तरफ जाना है। लेकिन नाजरीन, आपने तमाम तर गुफ्तगू सुनी, पानी के जो मसले हैं पाकिस्तान के अंदर, नहर के ऊपर, पंजाब के ऊपर जो है वो उस पर हमने बड़ी खुल के बात, और उसके अंदर जो है वो ऑन रियलिटी जो है वो बेस जो बात आई है वो ये है कि महकमा अनहार के जो मुलाजमीन है या अफसरान है वो उनकी मिली भगत से पानी चोरी किया जाता है और बाकायदा तौर पर मोगे बेचे जाते हैं। और दूसरी बात यह कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास इस वक्त इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर जो है वो किसी किस्म का मौजूद नहीं है, एक ऐसा कोई मॉडल उनके पास मौजूद नहीं है जहां से वो बाकायदा तौर पे रेगुलर बेसिस के ऊपर जो अर्निंग जो है वो कर सके। इसलिए वो कभी बिजली की कीमतों को बढ़ा देते हैं, कभी गैस की कीमतों को बढ़ा देते हैं, और इस वक्त सोने पे सुहागा ये कि आवाम जो है वो पहले ही जो है वो महंगाई के हाथों पिस रही है। तो पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतों में भी तकरीबन 200 रुपया, पेट्रोल की अगर मैं बात करता हूँ ऑलमोस्ट 200 रुपीज जो है वो पर लीटर जो है वो टैक्स लिया जा रहा है, और डीजल के ऊपर तकरीबन 114 रुपए पर लीटर टैक्स वसूल किया जा रहा है। अब वो टैक्स जा कहां रहा है, कैसे हो रहा है? अली तलत ने बड़ी अच्छी बात की कि इतनी जो है हमारी इकॉनमी फ्लरिश कर गई, इतनी कर गई। खालिद रसूल साहब ने भी बात की, लेकिन वो पैसा जा किधर रहा है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। यकीनी तौर पे आप भी इस पे गौर कीजिएगा, मैं भी इस पे गौर करता हूं, और इंशाल्लाह कल दोबारा सेम चैनल सेम वक्त आपसे मुलाकात होगी। तब तक मुझे और मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।